नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहा जाता है कि थोक के भाव खरीद लो सस्ता पड़ेगा, लेकिन जब थोक के भाव ही आसमान छू जाएं, बीते एक साल में दोगुने हो जाएं, तो फिर थोक के भाव खुदरा को खतरनाक स्थिति में पहुंचा देते हैं। देश में यही हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, यानी आमदनी घट रही है और महंगाई तेजी से बढ़ रही है। देश का कर्ज इतना हो चुका है कि मानकर चलिए कि अगर स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया तो श्रीलंका की तरह क्या भारत भी दिवालिया होने की कंडीशन में। महंगाई उसी तरफ इशारा कर रही है। क्या सरकार का नियंत्रण महंगाई से खत्म हो चुका है? क्या सरकार सिर्फ अपनी सफल योजनाओं के दम पर असफलता के पहाड़ को छुपाने का काम कर रही है और गरीबों को राहत देने की बात सिर्फ जुबानी रह गई? क्या सरकार के पास महंगाई से निपटने के लिए कोई रोड मैप है या नहीं है? आज बात इसी मुद्दे पर कि थाली पर भारी थोक महंगाई पर किसी का कंट्रोल है भी या नहीं है। ये सच है कि देश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जो बार बार कहती है कि वन नेशन वन आधार, वन नेशन वन पेंशन, वन नेशन वन फ्लैग और ना जाने क्या क्या। लेकिन सवाल यह है कि केंद्र यह व्यवस्था क्यों नहीं करती कि वन नेशन वन पेट्रोल डीजल प्राइस। अगर ऐसा भी हो जाए तो महंगाई कंट्रोल हो सकती है। अगर सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आए तो भी महंगाई कंट्रोल हो सकती है। अगर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी को वापस 6 से 8 रुपए के आसपास कर दे तो भी महंगाई कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि इससे स्टेट वैट घटेगा और पेट्रोल डीजल के दाम 60 से 70 रुपए तक आ सकते हैं, जिससे सब कुछ सस्ता होगा। लेकिन ऐसा क्या सच में कोई करना भी चाहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आपको आंकड़े के जरिए देश का वो सच पहले बताते हैं जो आपकी आंखों को खोलने के लिए काफी होगा, क्योंकि महंगाई की मार और चहुंओर हाहाकार है। लेकिन इस बीच सरकार क्या कर रही है, इस आंकड़े को जरा समझिए और समझिए कि देश की वर्तमान स्थिति क्या है। आरबीआई ने जीडीपी विकास दर को 0.6% घटा दिया, यानी कि उसको भी लग रहा है कि इतनी स्पीड में महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, विकास दर बढ़ेगी नहीं। सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी मार्च से अप्रैल के बीच में 6.84% से बढ़कर 8% हो गई है, यानी कि जो जेब में पैसा आता था वो पैसा कम हो गया है, रोजगार कम हो गया है। बीते एक महीने में पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए से ज्यादा और सीएनजी पर लगभग 16 रुपए बढ़ चुके हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा और उससे जुड़ी तमाम चीजें महंगी हो गई। कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा खुदरा महंगाई दर बीते एक साल में दोगुनी होते हुए 14.55% हो गई है। जरा सोचिए, थोक महंगाई दर भी लगभग इतनी ही हो चली है और इससे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। ईंधन की थोक महंगाई दर 34.52% हो गई है और इसका असर सभी पर पड़ रहा है। इसको भी कंट्रोल करने वाली सरकार अभी तक दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अब उन चीजों को देखिए जो सीधी आपसे जुड़ी है, हर दिन आपसे जुड़ी है। बात करेंगे इसके बाद अनाज की। अनाज की थोक महंगाई दर 6 से बढ़कर 8.12% हो गई, यानी कि लगभग 40% की बढ़ोतरी अनाज की थोक महंगाई दर में भी हो चुकी है और उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ रहा है। आलू, जिसे थाली का राजा कहा जाता है, उसकी थोक महंगाई दर 14.78% से बढ़कर 24.62% हो गई है और आलू, जिसे सबसे सस्ता कहा जाता है, वो भी महंगा हो गया। आपको अंदाजा नहीं हो रहा होगा आपके साथ हो क्या रहा है। दरअसल बिस्किट हर कोई खाता है, सुबह के नाश्ते में लेता है। आपको लग रहा होगा कि इस पे तो कोई महंगाई बढ़ी नहीं है, जबकि सच्चाई है कि पार्ले का बिस्किट 20% महंगा हो गया है। आपको 5 रुपए में ही मिल रहा होगा, लेकिन जितने ग्राम मिल रहा था उसको एक साल के साथ चेक कीजिएगा, उसमें 20% से ज्यादा की कमी कर दी गई है। कोलगेट टूथपेस्ट 30% महंगा हो गया है, यानी 80 ग्राम जितने का आता था अब उतने में आपको 50 से 60 ग्राम मिल रहा है और आपको लग रहा है कि शायद दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई। बिल्कुल दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन जितना सामान आपको मिलना चाहिए उसमें कमी आ गई। सैनिटरी पैड 20% महंगे हो गए हैं। इसमें भी आपको लग रहा होगा कि दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि ये स्मॉल मार्केट है। 5 रुपए की चीज को 7 रुपए नहीं किया जा सकता, लेकिन 5 रुपए की चीज में अंदर जितना सामान है उसको कम किया जा सकता है और ऐसा ही नमकीन के साथ हो रहा है।
80 ग्राम की नमकीन जो पहले 5 रुपए की आया करती थी, अब उस 5 रुपए में आपको 40 ग्राम ही नमकीन मिल रही है, यानी कि दोगुनी हो गई। आपको शायद इसलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि दाम बढ़े नहीं, लेकिन सामान घटा दिया गया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या बीजेपी इस स्थिति में है कि वो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर आए, या फिर क्या सच में केंद्र राहत देने की स्थिति में है? इस सच को भी समझना जरूरी है, क्योंकि आप याद कीजिए 2014 कहा जाता था 30 से 35 रुपए पेट्रोल डीजल आपको मिलेगा। केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई गठबंधन की सरकार नहीं। फैसले लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जीएसटी के दायरे लाने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और समझिए जरा, 12 राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है जो जीएसटी काउंसिल में होंगे, यहां भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 4 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी के गठबंधन की सरकार, यानी कि कुल अगर मिला लिया जाए तो 16 राज्यों में बीजेपी रूल कर रही है। फिर जीएसटी में क्यों नहीं? बीते 8 सालों में केंद्र ने ईंधन पर कर लगाकर, इस आंकड़े को पढ़िए सर, बीते 8 सालों में केंद्र ने ईंधन पर कर लगाकर 26,51,000 करोड़ रुपए वसूले हैं। यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। और इससे भी समझिए कि देश में लगभग 26 करोड़ परिवार हैं। इसका मतलब यह कि हर परिवार से केंद्र ने कर के नाम पर 1 लाख रुपए के आसपास वसूल लिए हैं। वादा क्या था? 15 लाख रुपए देने का, और इस एक पेट्रोल डीजल पर कर से 1 लाख रुपए हर परिवार से ले लिया गया। इस 26.51 लाख करोड़ में आधे से ज्यादा पैसा केंद्र सेस के रूप में वसूला जाता है, जिसमें राज्यों की भागीदारी नहीं होती, यानी कि पूर्ण रूप से केंद्र के पास ही होता है। अब जरा टैक्स कलेक्शन को भी समझिए, क्योंकि सवाल यह कि क्या सरकार के पास टैक्स कलेक्शन कम हुआ है या बढ़ा है? साल 2021-22 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 49% रहा है, जो अपने आप में सर्वोच्च रहा। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो कलेक्शन 30% रहा, जबकि इसी फेज के अंदर 21-22 में ग्रोस टैक्स कलेक्शन भी 27% के आसपास रहा है। अब सवाल यह कि क्यों फिर केंद्र सरकार राहत नहीं दे रही? अगर केंद्र ईंधन पर अपने कर को घटाती है तो राज्यों का वैट भी कम हो जाएगा, और इसकी वजह से आप मानकर चलिए कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे और उससे आम जन को महंगाई से राहत मिलेगी। लेकिन क्या वाकई में कोई इस मूड में है कि उन्हें राहत दी जा सके? इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव रूबी खान जी, बीजेपी प्रवक्ता निमिषा गौड़ जी, अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनडी माथुर जी, और राजस्थान दुकानदार संघ के अध्यक्ष किशोर टांक जी। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं फल सब्जी एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश खिलवानी जी। निमिषा गौड़ जी, चर्चा आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। मैम, थोक भी महंगा हो रहा है, इसको रोक रहा है कोई या नहीं रोक रहा? विजेंद्र जी, आज के लगभग 2 वर्ष पहले जब कोविड की महामारी फैली थी, तब किसने रोकने की कोशिश की और किसने डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन को बैलेंस रखा? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। ना भारत बिखरा ना टूटा, मजबूती के साथ आत्मनिर्भर भारत बढ़ने की और अग्रसर है। आज जो स्थितियां भारत की है वो फार बेटर है अपने पड़ोसी राज्यों से, देशों से, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या नेपाल हो। इसको एक्सेप्ट कीजिए, अडॉप्ट करिए और अपने चैनल के माध्यम से त्राहिमाम मत मचाइए। आप ये बताइए कि हमारी स्थिति कैसे बेहतर है। आप वो जो वेस्टर्न कंट्री अमेरिका, जो अपने आप को बहुत डेवलप कंट्री में माना जाता था, 40% अच्छा मैम, मतलब आईना अगर दिखा दिया जाए तो इसको त्राहिमाम कहना कह दिया जाए। जी, मैं आप सुनिए, जब क्या होता था, जब गले के अंदर बड़े बड़े, जब बीजेपी के नेता गले में बड़े बड़े महंगाई के पोस्टर लगाकर सड़कों पर उतरते थे, सिलेंडर लेकर उतरते थे, तब महंगाई दिखाई नहीं देती थी, तब ये नहीं लगता था कि मीडिया गलत कर रहा है। आपको सवाल कर दिया जाए तो मीडिया गलत हो गया। मैम, यदि कोविड की, मैंने मीडिया गलत नहीं कहा है, मैं चाहती हूँ कि आप इस विश्लेषण को एक सार्थकता की ओर लेकर जाएं। आप ये देखिए, कोविड की महामारी के बावजूद भी हम बैलेंस्ड हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसर्च फोरम में हमारी गरीबी को मात्र 10% तक आ गए। हमारे ग्रामीण जन बहुत इंप्रूवमेंट के लेवल पर है, लेकिन फिर भी फार बेटर है हम। आप वेस्टर्न कंट्रीज की हालत देख लीजिए, अपने पड़ोसी देशों की हालत देख लीजिए। भारत की स्थितियां बेहतर है। और हाँ, मैं ये दावे से कह सकती हूं, मैं कंपैरिजन किससे करूं? उन समृद्ध देशों से करूं जिसकी तरफ भारत बढ़ना चाहता है, या उन दिवालिया देशों की तरफ करूं जो लगभग बर्बाद हो गए हैं? मैं भारत का कंपैरिजन किन से करूं? मैं
भारत अपने आप में ज्योग्राफिकली एक मजबूत राष्ट्र है, उसको तुलना की जरूरत नहीं है, लेकिन आज नहीं, आप भी कह रहे हैं कि नेपाल की तरफ देख लीजिए, आप भी कह रहे हैं श्रीलंका की तरफ देख लीजिए, पाकिस्तान की तरफ देख लीजिए, की बात कर रहे हैं, वो देश दिखाई नहीं दे रहे जो समृद्ध है। आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो मैं उस पर कह रही हूं हम फार बेटर हैं, और हमें यह देखना है कि आज हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन, डिमांड और सप्लाई को कैसे बैलेंस किया जाए। जो लगातार एक जनता कर्फ्यू लगा था, ये तो एकदम दिखती सी बात थी। अब मैम अगर श्रीलंका के साथ कंपेयर करेंगे तो आप जानते हैं सिर्फ यूपी के बराबर का आसपास का है श्रीलंका, तो भी नहीं समझ पाया। पाकिस्तान तो और भी छोटा है मैम। बिल्कुल सही कहा, तो भी नहीं समझ पाया। तब भी आप कंपैरिजन करेंगे मैम। आप देखिए ना, संभल कहाँ पाया। ये 26 लाख करोड़ रुपए जो टैक्स से जो कमा लिए, 26 लाख करोड़, जनता को राहत देने के मूड में है या नहीं? जनता को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री जन आवास योजना, वैक्सीनेशन, किसान सम्मान निधि, एमएसपी पे खरीद, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज पूरी केंद्र सरकार मजबूती से खड़ी है। और आप ये देखिए, आप बार-बार डीजल, पेट्रोल, ये टोटल इंटरनेशनल मार्केट है। हमारे लिए तो हमने ईवीएम लेकर आए और बाकी सौर ऊर्जा, मेरा जो व्यूअर है ना, मेरे जो दर्शक हैं, उनको मैं दर्जनों बार दिखा चुका हूं कि इंटरनेशनल मार्केट का खेल क्या है। आपका जो डीकंट्रोलाइजेशन है, कितना सरकार के कंट्रोल में। प्रोफेसर एंडी माथुर जी, क्या कर रही है प्रोफेसर एंडी माथुर जी, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि जब विषम परिस्थिति थी तो एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया गया? क्या अब यह देश के लिए वक्त नहीं कि अब विषम परिस्थितियां तो उसको पूरे तरीके से खत्म किया जाए या मिनिमम किया जाए, ताकि जो बढ़ती बेहताशा महंगाई है इसमें आम जन को राहत मिले? क्या सरकार वन साइड सोचेगी सिर्फ? देखिए, राजस्थान के कवि हुए हैं तारा प्रकाश जोशी, उनकी कविता है कि मेरा वेतन ऐसे जैसे गर्म तवे पर पानी। और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि वेतन की हालत ये है कि जैसे तवे पर पानी डालो और छन्न से उड़ जाता है, वैसे ही वेतन की हालत हो गई है। अगर आप सब्जी लेने जाएं तो कोई सब्जी 40 रुपये पाव से जो है कम नहीं है, या पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ गई हैं और आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है अपना घर चलाना। एक गृहिणी के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। अब पेट्रोल प्राइसेस की बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन मैकेनिज्म तो सब हमारे बनाए हुए हैं। अगर हमें राहत देनी है तो सरकार का इकबाल तो बुलंद है साहब, सरकार तो जो चाहे कर सकती है। अगर राहत देनी है तो इसको जीएसटी के दायरे में भी लाया जा सकता है, राहत देनी है तो सेंट्रल एक्साइज भी कम की जा सकती है, वेट भी कम की जा सकती है। बात है नीति और नीयत का जो फर्क है उसको मिटाने की। सर, मैंने 3 विकल्प तो अपने प्रोग्राम के शुरुआत में दिया। पहला, आप इसको जीएसटी के दायरे में ले आइए, महंगाई कम हो जाएगी। दूसरा विकल्प, आप इस पर एक्साइज ड्यूटी को 5 से 6% कर दीजिए, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तीसरा, वन नेशन वन पेंशन बात कर सकते हैं, वन नेशन वन क्रूड ऑयल या वन पेट्रोल डीजल के दाम, उसको भी अगर आप ले आएंगे तो भी राहत मिल जाएगी। कुछ भी करने को तैयार नहीं। एंडी माथुर जी, जब हम देख रहे हैं कि प्राइसेस हमारे हालात से बाहर जा दी हैं और बढ़ रही हैं, तो हमें कुछ न कुछ इनमें निर्णय लेने चाहिए और सरकार को आगे आने चाहिए। गवर्नमेंट कैन नॉट बी ए साइलेंट स्पेक्टेटर। गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प द पुअर पीपल, हेल्प द सोसाइटी, हेल्प द पीपल, सो दैट दिस कैस्केडिंग इफेक्ट, ये जो तेजी से प्राइसेस पेट्रोल की वजह से ही सब चीज प्राइसेस बढ़ रही हैं, सप्लाई साइड का इफेक्ट, डिमांड साइड का इफेक्ट अपनी जगह है, लेकिन कम से कम 10% प्राइसेस तो इसी से नीचे आ जाएंगी अगर पेट्रोल की प्राइसेस को चेक कर दिया जाए। जी ठीक है, लेकिन एंडी माथुर जी, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर। यह सच था कि देश एक वक्त विषम परिस्थिति में गया, देश क्या दुनिया ही गई। उस दौरान आपने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया, आपने कई ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या बाकी प्रोजेक्ट हो, उज्ज्वला हो, उसके लिए पैसे की जरूरत थी, आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, मान लिया सर। आज की तारीख में उज्ज्वला में कोई आप पैसा नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास की हालत क्या है ये भी सब जानते हैं। इसके अलावा भी जिस तरीके की योजनाएं आम आदमी को सब्सिडी के तौर पर मिल रही थी वो भी रोक दी गई हैं। मेरा सवाल यह कि जब आम आदमी की कमर टूट रही है, जब देश आपके साथ खड़ा था, जब आपने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया, आज देश को आपके साथ की जरूरत है कि आप एक्साइज ड्यूटी को कम करें। दिक्कत कहां है सर? एक्साइज ड्यूटी कम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में विल पावर है अगर गवर्नमेंट में, तो 1 मिनट में एक्साइज ड्यूटी कम की जा सकती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की। दूसरी बात, डिमांड साइड की वजह से कई सेक्टर्स में बूम है, एक स्क्वीड इन्फ्लेशन आ रहा है, लेकिन सब ये जो प्राइसेस आप देख रहे हैं, जो कीमतें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बढ़ रही हैं, पल्सेस की बढ़ रही हैं, या आपने कोलगेट के बारे में बताया, ये सब सप्लाई साइड का इफेक्ट है। कोई नींबू की पैदावार थोड़ी कम हुई है जिसकी वजह से नींबू महंगा हो गया है, ये होर्डिंग है। और ये थोक महंगाई नहीं बढ़ रही है भाई, महंगाई थोक में बढ़ रही है। इनफैक्ट बिल्कुल महंगाई थोक में बढ़ रही है, और इसका कारण हमें रिफॉर्म करने पड़ेंगे, हमें बैरियर्स
टू एंट्री। अब कार्टेल्स बना लिए, अगर 5-7 बड़े व्यापारी थे वो सब आपस में मिल गए, कार्टेल बना लिए, और वो कार्टेल बना करके सब मिल गए हैं और उन्होंने एक इंटीग्रेशन कर लिया है और हाई प्राइसेस कर दिए। तो ये जो होर्डिंग्स है इनको रोकना पड़ेगा, हमारे एमआरटीपी एक्ट को, हमारे कानूनों को एडर करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। ठीक है सर। रूबी खान जी, सर ने एक अच्छी बात कही एनडी माथुर जी ने कि विल पावर की कमी है। क्या ये विल पावर कांग्रेस के अंदर भी कम दिखाई दे रही है? क्योंकि वो ट्विटर पर एक्टिव हो जाती है, वो 1-2 दिन वैसे एक्टिव हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका में हम बीजेपी को देखा करते थे, उस भूमिका में कांग्रेस को अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। वो जन सैलाब जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए, इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं हो सकता। अगर आज आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो विपक्ष में रहते हुए मान लीजिए कि कोई काम नहीं कर रहे। देखिए, जन सैलाब हम शुरू से, जिस दिन से महंगाई बढ़ी है, जिस दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जिस दिन से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, यकीन मानिएगा गैस सिलेंडर हम हिंदुस्तानी दुनिया में सबसे महंगा गैस सिलेंडर ले रहे हैं। और इस गैस सिलेंडर, इस पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों पे सबसे पहले राजस्थान ने महिला कांग्रेस ने अपनी जंग जारी करी थी। सिलेंडर हम सर पे लेके चले थे साहब। आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो रहा है, नींबू 400 रुपए किलो हो रहा है, धनिया मिर्ची हर चीज। हम कल भी रोष प्रकट कर रहे थे, हम आज भी रोष प्रकट कर रहे हैं, और हम रोष के साथ साथ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि कुछ करिए। आप इस वक्त सत्ता में हैं, आप इस वक्त राजा हैं, सब प्रजा हैं, कुछ करिए। हम विपक्ष में बैठ के आपके लिए कहना चाहते हैं कि जनता त्राही त्राही कर रही है। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं होता है, नहीं तो हम रिक्वेस्ट के साथ रोष भी बता रहे हैं। हम लगातार रैलियां कर रहे हैं, हम लगातार धरने कर रहे हैं, पेट्रोल पंप्स पे हम अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि हे जनता, हे मालिक, आंखें खोलो और महंगाई को कम करने के तरीकों पे गौर करो। 80% लोग अपने बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, 90% लोग ये मान रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन कहने को तैयार नहीं हो रहे। मैं नमन करती हूं, मैं दाद देती हूं उन लोगों की शक्ति का जो महंगाई को झेल रहे हैं। क्या भक्ति है और क्या शक्ति है। नहीं मैम, उनके पास ऑप्शन नहीं है ना, वो क्या कर सकते हैं? सरकार से भिड़ तो सकते नहीं, और सरकार से जिस विपक्ष को भिड़ना चाहिए वो जनता को घरों से निकाल नहीं पा रहा, उनको दिखा नहीं पा रहा कि आप आइए हमारे साथ। हम विश्वास देते हैं कि अंतिम वक्त तक खड़े रहेंगे। हम विश्वास दे रहे हैं कि आज इनके साथ खड़े हो जाएंगे, शाम को सब अपने घर चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। शाम को अगर हम घर जाने वाले होते तो हम इन प्रदर्शनों को लगातार नहीं कर रहे होते। हम कल भी कर रहे थे, हम आज भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में जब तक जान में जान है हम करते रहेंगे। किशोर टांक जी, सर क्योंकि आप उस कंज्यूमर के साथ जुड़े हैं जो 5 रुपए से लेकर और 50 रुपए 100 रुपए तक का सामान खरीदता है, उसके चेहरे की आपको मुस्कुराहट दिखाई देती है, या अब बस वो बिखरता हुआ दिखाई देता है जब वो दुकान पर पहुंचता है? ऐसा साहब, उसके चेहरे की पहले तो लाली थी, और अब तो वहाँ पर लाली तो है नहीं, आप देखोगे सलवट हो गई है जी। चेहरे उनके उतरे हुए हैं। और पहले तो ऑनलाइन ने इस हमारे रिटेल बाज़ार की कमर तोड़ रखी है। दोनों सरकारें, बीजेपी बैठी है मेरी बहन, और ये हमारे कांग्रेस भी बैठे हुए हैं, दोनों सरकारों ने ऑनलाइन से हमें बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारी कमर टूटी पड़ी है। उसके बाद दूसरा, ग्राहक को जब घर में चीज़ मिल जाती है तो बाज़ार में क्यों आएगा? तो हमारी सेल तो वैसे टूट गई। कोरोना ने हमारी एसटीसी कर रखी है, हमारे गोडे तोड़ दिए। उसके बाद में आ गया आपका पेट्रोल, 100 रुपये 120 रुपये, 100 रुपये पेट्रोल ले लो, 120 डीजल ले लो। अब ग्राहक सोचता है कि मैं बाज़ार में जाऊँगा तो मेरे को पेट्रोल कितना खर्च होगा, अभी मेरे 1 लीटर चल गया, तो वो माल जो खरीदता है उस पर 120 रुपये बेचारा जोड़ के हिसाब लगाता है कि जाने आने के, बड़े मुश्किल से सोचता है। उसके बाद में हमारे यहाँ की जो भूखी सरकारें हैं, निश्चय इनकी पता नहीं कभी व्यापारियों के बारे में इन्होंने सोचा नहीं। इन्होंने सारी पार्किंग बेच खाई। अगर आप जयपुर की 4 दीवारी में या कहीं आप चले जाओगे तो अगर फोटोकॉपी करानी है आपको 2 रुपये की, आप गाड़ी खड़ी करोगे तो सबसे पहले तो 30 रुपये का वो पर्ची पकड़ा देगा कि साहब आप पार्किंग के पैसे दो। मतलब सरकारें कुछ कर ही नहीं पा रही है। नहीं, लेकिन आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे जो छोटे दुकानदार हैं वो खुद ही दाने दाने के मोहताज होने की स्थिति में हैं? कितने ऐसे छोटे दुकानदार जो व्यापार बदल चुके हैं? कितने, ये क्या आंकड़ा है जिसमें ये बताया जा सके कि इतनी उनकी जो हर दिन की सेल थी वो कम हो गई इस महंगाई की वजह से, दाम बढ़ने की वजह से? दाम बढ़ने की वजह से सेलें आधी भी नहीं रही है, आधी से भी कम हो गई है।
और हो ये रहा है, अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो दुकानदार बेचारे देखते हैं कि 1 तारीख को हमारे स्टाफ की तनख्वाह, किराया का, हम जो किराएदार जो है मकान मालिक का किराया कैसे देंगे, बैंकों का ब्याज कैसे भरेंगे, वो कैसे काम चला रहे हैं। ये तो धन्य है बेचारों को कि दुकान खोल के अपनी झूठी आन बान शान को लेके बैठे हैं जी। आज की तारीख के अंदर दुकानदारों के ऊपर ना तो कोई सोचता है ना कोई समझता है। मिडिल क्लास लोग ही हैं और यही कमा के आपको दे रहे हैं। अगर हमने आज मान लो सेल हमारी आधी है या 25% भी है तो भी जो टैक्स है वो इनको फोकड़ा कमा के हम दे रहे जी। हैं और ये उसको फ्री में बांट रहे हैं। इन राजनीतिक पार्टियों को कोई ये अधिकार नहीं है कि वो टैक्स के पैसा मुफ्त में बांटे कि साहब बिजली मुफ्त ले लो, दाल मुफ्त ले लो, ये ले लो। अरे सारा पैसा जो टैक्स का है वो आप मुफ्त में बांट रहे हो और हम सारे जने बैठे हैं। इन्होंने हमारे को कोरोना में बाबा जी का ठुल्लू दिया, कुछ भी नहीं दिया। अभी आपके टीवी पे आज देखा साहब जयपुर में कोरोना बढ़ रहा है, दिल्ली में डबल हो गया है, तो ये कोरोना की चौथी लहर आ रही है। ये बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कोई सरकार गंभीर नहीं है। और ये मिडिल क्लास लोग हैं, इनको सर, पूछो जिस तरीके से कि घर महंगाई की बढ़ रही है, रसोई उसके बाद तो यकीनन कैसे ये कहा चलती जा है। सकता है। हमारे इन्होंने साथ बंद दुकानों फल के सब्जी बिजली के एसोसिएशन बिल के दिए। अध्यक्ष ये कांग्रेस मुकेश सरकार खिलवानी आप जी तक भी जवाब जुड़ नहीं गए हैं। दे सर पा रही है। वापस आपके पास आऊंगा। मुकेश खिलवानी जी, सर फल सब्जी अब ऐसा लगता नहीं कि आम आदमी के लिए है। सर सबसे पहले तो देखना चाहिए कि 3 हाथों से होकर निकलता है। आज फलों सब्जियों होलसेल व्यापारी से लेकर सेमी होलसेल के पास आता है, सेमी होलसेल से लेकर रिटेल तक आता है। पेट्रोल डीजलों की, स्पेशली इसमें डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, आप 10-10% के हिसाब से काउंट कीजिए। होलसेल, सेमी होलसेल, रिटेल, वो 10-10%, 30% काउंट हो जाता है। तो 30% तो ऑलरेडी एक आम उपभोक्ता को चिपक गया कि 30% रेटें तो आपको ज़्यादा देनी ही देनी है। उसके बाद अपनी स्वयं की गलती, आज अपन ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ की है उसका भुगतान अपन भोग ही रहे हैं। मौसम चक्र में जो बदलाव आ रहा है, बेमौसम बारिश, नवंबर में बारिश, कभी अक्टूबर में बारिश, उसके कारण किसान को भारी नुकसान हो रहा है। फसलें ऊपर नीचे हो गई है। अब मार्च एंडिंग में 40 डिग्री टेम्परेचर जो अभी था अभी और अभी भी जो है टेम्परेचर है, उससे सब्जियां समय से पहले खराब भी हो रही हैं या लेट आ रही हैं। तो उसका भुगतान तो एक आप कहिए कि आम उपभोक्ता को भुगतना ही पड़ रहा है। आज सब्जियों की कीमतें ऐसी कभी भी नहीं हुई है कि नींबू की 300 रुपये किलो, चलिए 100-125 रुपये अपन 2-3 सालों तक अपन ने ये चीज़ें देखी थी कि आम जान 100-125 रुपये लोगों को आदत पड़ गई थी कि अपन दे देंगे, पर 300 रुपये तो सवाल ये कर रहा हूँ कि इन सबके लिए तो संस्था बनी है, मौसम विज्ञान केंद्र बना है जो आपको अगले 1 साल की पूरी वेदर रिपोर्ट देता है आपको, मतलब किसानों को। इसके अलावा अलग अलग फोरम बने हैं जो बताते हैं कि इस साल इसकी डिमांड इस महीने में बढ़ेगी, इस साल इसकी डिमांड इस महीने में बढ़ेगी। उसी के हिसाब से तो खेतों में पैदावार होती है। तो मानकर चले सब एसी में बैठे हुए हैं, किसी को फिक्र नहीं पड़ रही कि देश में चल क्या रहा है। या स्टॉकिस्ट, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, स्टॉकिस्ट, उद्योगपति जो स्टॉक करते हैं और उसके बाद फिर आम जनता को त्राहिमाम करने के लिए मजबूर करते हैं। देखो सब्जियों में अगर ये सब फोरकास्ट सत्य होता है और ये सब कुछ सच आता तो आज एक किसान जो है या एक व्यापारी जो है, ये दोनों करोड़पति होते हैं। आज ये चैनल पे बैठ के आज उसका महंगाई का रोना ना रोते होते। आज किसान जो 3-4 फसलें साल में 2 फसलें अगर किसान देता है तो कभी बेमौसम की गेहूं में बेमौसम की बारिश से मारा जाता है, या सब्जियों में देख लीजिए आप, कभी नवंबर में बारिश, आज उसको पता ही नहीं, 1-1 महीना खेत खाली नहीं होता है, बेचारा 3-3 महीने तक वो बैठा रहता है ऐसे ही। आज सब्जियां कभी स्टॉक नहीं होती है। सब्जियों में सिर्फ आलू प्याज के अलावा ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको आप 1 या 2 दिन से ज्यादा रख सकें आप। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। निमिषा गौड़ जी, मैम सबसे बड़ी समस्या है पेट्रोल डीजल के दाम, आप इनको कम कर देंगे, एक्साइज ड्यूटी को वापस ले लेंगे, आधी महंगाई खत्म हो जाएगी। कर दीजिए। देश ने पूरा साथ दिया है बीजेपी का जब उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया, अब देश के लिए कम कर दीजिए उसे। देखिए विजेंद्र जी, 2021 के अंदर 5% तक एक्साइज ड्यूटी घटाई भी गई थी। ये भी आप देखिए, आज जो इकोनॉमी है भारत की वो रिफॉर्म वे में है। किसानों को राहत देने के लिए अभी आपने आंकड़े देखिए, 14,000 करोड़ की लागत से 69.24 लाख टन गेहूं को एमएसपी के दाम पे खरीदा गया है। 6 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ है। और इसके साथ देखिए अब रत्न आभूषण के भी 37% तक निर्यात बढ़े हैं। देश की आबादी देखिए राजनीतिकरण करने की जगह आप इकोनॉमी को आप बैलेंस करते हुए देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जिस तरह से बैलेंस करके चल रही है, आबादी की आप बात करते हैं
तो पहली बार भारत के इतिहास में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड जी। बैंक का एक रिसर्च पेपर है, उसमें पहली बार आया है कि यहाँ गरीबी अपने निम्नतम स्तर पर है। 10% मात्र गरीबी रह गई है और गांव की मैम, गरीबी ये सबसे मुझे कम समझ ही हुई नहीं है। आता। बेरोजगारी सर्वोच्च स्तर पर है, गरीबी हाँ, निम्न राजस्थान स्तर की पर है। बेरोजगारी ये सर्वोच्च दोनों स्तर पे। आपका 8% स्टूडियो कम होती जयपुर है में है, इस पे चर्चा आपको बिल्कुल करनी चाहिए कि यहाँ पर अमर जवान ज्योति पर वो कोविड महामारी में जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके बैठे, तो आज भी बैठे हुए वो, इस पे आपको बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए। राजस्थान की सरकार हरियाणा क्या चेक कर रही कीजिएगा है? मैम। राजस्थान आपके की साथ सरकार क्या कर हरियाणा रही चेक है? कीजिएगा, अगर आप बात महंगाई चेक ही कम कर रहे हैं, करने के लिए हरियाणा का भी यही राजस्थान हाल की है। सरकार क्या कर रही है? हरियाणा आप का भी यही बताइए, हाल है। 5 बॉर्डर ठीक है, पर रूबिकांत जी, वहां पर क्या वैट ड्यूटी बतौर कितनी विपक्ष ज्यादा है? मजबूती से सबसे आम ज्यादा आदमी के दर्द को मुनाफा, समझकर सबसे उसको ज्यादा सड़कों पर मुनाफा लाने की माफिया कोशिश कमा की भी रहा है जाएगी या नहीं पेट्रोल की जाएगी, या सब चीजों को सांकेतिक मान लिया जाए? जितेंद्र जी, लगातार कोशिश करी जा रही है, कुछ भी सांकेतिक नहीं है। हम खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपनी हम सरकार खुद के सड़कों धरने, पर उतरे हुए हैं। यहीं पर है सरकार, केंद्र यहीं सरकार से धरने लड़ने के लिए और यहीं पर राहुल जी बाबा। से लेकर हम आम कांग्रेस जन तक सड़कों पर उतरा हुआ है। इसीलिए गैस तो सिलेंडर, आप रसोई ही बताइए गैस, ना, अरे आप ही पास बताइए, के राज्यों महंगाई में केंद्र सरकार वैट कैसे कम करे? है। केंद्र सरकार तो आपने इंच हिल नहीं पेट्रोल, रही। मैम, आप ही आंकड़ा दे दीजिए, वरना मैं देता हूं। बताइए, राहुल गांधी पिछले 6 महीने में कितनी बार महंगाई के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे हैं? मैं ट्विटर की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं, सड़कों पर जरा आइए, बताइए कितनी बार ट्विटर की उतरे बात हैं? नहीं है। आपको भी वैट कम अभी नहीं किया 10 दिन पहले राहुल जी ने आपके सिलेंडर और बॉर्डर इसकी वाले पूरी सारे के रैली सारे निकाली। हम पेट्रोल खुद वहां डीजल जंतर मंतर पेट्रोल पर मौजूद बंद थे। पड़े, उसके क्योंकि बाद हम पड़ोसी दिल्ली राज्य से में जयपुर वाला करा है हमने कोई कंट्रोल नहीं, करने दिल्ली वाला से है जयपुर नहीं। हर पेट्रोल पंप पर हम लोग अपने धरने दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सरकार को ज्ञापन दे रहे एंडी हैं। माथुर जी, बॉर्डर लाइन के सर पेट्रोल पंप की स्थिति पॉलिटिकल बताइए, लाइन एक अलग होती है, राजा लेकिन मैं रूबिकांत जी। आपसे बतौर अर्थशास्त्री ये समझना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में आम आदमी को राहत देने के मूड में सरकार है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वाकई में उस स्थिति में है कि राहत दी जा सके? सरकार मूड में है नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता जी। उनकी नीति क्या है और नीयत क्या है, लेकिन राहत दी जा सकती है और सरकारें सब संभव कर सकती हैं। कोई भी सरकार, आपने शुरू में एक लाइन कही थी कि कुछ सफल योजनाओं को लेकर के उनका डंका पीट करके, और हम ये कहें चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सिर्फ कुछ सफल योजनाओं को लेकर उनका तो हम डंका पीटते रहे और बाकी तरफ आंख मूंद लें, ये संभव नहीं हो सकता। और सरकार के लिए सब संभव है। सरकार चाहे तो पेट्रोल की कीमत भी कम हो सकती है। आज आप कह रहे हैं कि साहब, एक तरफ ये व्यापार संघ वाले कह रहे हैं कि साहब व्यापार संघ को कोई फायदा नहीं हो रहा। ये जो आपने इतने आंकड़े दिखाए, बढ़ी हुई कीमतों का फायदा किसको जा रहा है आखिर? जी, क्या सरकार ही सारा टैक्स ले रही है? व्यापार को कोई फायदा नहीं जा रहा है इन बढ़ी हुई कीमतों का। हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस हाई प्राइसेस? सर, बड़े उद्योगपति। बड़े उद्योगपति फायदे, तो बड़े उद्योगपतियों को चेक करने का काम कौन करेगा? द गवर्नमेंट विल डू इट। उनको चेक करे गवर्नमेंट। सप्लाई साइड की जो होर्डिंग हो रही है, जो बैरियर्स टू एंट्री हो रहे हैं, जो कार्टेल्स बन रहे हैं, इनको चेक कौन करेगा? इनमें कानून को एडर कौन करेगा? सरकार ही तो करेगी ना आखिर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। किशोर टाक जी, आपका भी शुक्रिया। माफी चाहूंगा, वक्त में कम दे पाया। और इसके साथ मुकेश खिलवानी जी। जी, चाहता हूं कि जब अभी 5 राज्यों में चुनाव थे तो पेट्रोल का दाम क्यों नहीं बढ़ा? सर क्योंकि और बढ़ाने चुनाव खत्म बढ़ाना होने के नहीं बाद था, क्यों बढ़ा? क्योंकि चुनाव थे। सर। इसका मतलब यह है कि ये लोग गंभीर हैं सिर्फ अपनी पार्टी और अपना वोट बैंक बढ़ाने में। ये गंभीर नहीं है कि जी। मिडिल क्लास लोग whosoever या is the देश के government, लोग they will do भूखे it. हैं, प्रोग्राम है, सर। उनको हम कैसे बचाएं? उनके यही तो थाली सवाल के है, सर। अंदर रोटी जी। सस्ती कैसे पहुंचे, इसके ऊपर ये पार्टियां गंभीर नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश खिलवानी जी, आपका भी शुक्रिया। आज हमने प्रोग्राम किया थाली पर भारी, थोक महंगाई, लेकिन सच्चाई यही है जिस तरीके से माथुर जी कह रहे हैं कि थोक महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई थोक में बढ़ी है और इस पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकारों की, उनको सोचना चाहिए। वोट बैंक के लिए सिर्फ 6 महीने में राहत देना जरूरी नहीं, बल्कि वोट बैंक बना रहे इसके लिए जरूरी है कि 5 साल राहत दी जाए। लेकिन अफसोस, ऐसा कोई भी सियासी पार्टी सोचती नहीं। नमस्कार।